हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छी तरह से लगे हुए होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के हमारे करंट अफेयर्स हैं। हमारी पहला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अब आर्टिकल 21 के तहत आएगा और इसे मौलिक अधिकार माना गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमें जीने के लिए पर्यावरण उतना ही जरूरी है। जैसे हम तभी ले पाएंगे ना जब हमारा पर्यावरण, जब हमारा वातावरण शुद्ध होगा। यदि हमारा वातावरण इतना दूषित हो जाए कि हम सांस भी ना ले पाए तो ऑटोमेटिकली हमारी जान चली जाएगी। तो इसलिए इसे अनुच्छेद 21 से रिलेट किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 21 हम सभी जानते हैं कि ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसे पर्यावरण से रिलेट किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसके लिए एक कंडीशन जरूर है कि निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अलावा किसी भी व्यक्ति का जीवन छीना नहीं जा सकता है। देखिए, निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का तात्पर्य है कोई व्यक्ति ऐसा क्राइम कर देता है जिसको फांसी की सजा हो जाती है, उस कंडीशन को छोड़कर या ऐसी सिचुएशंस को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का जीवन नहीं छीना जा सकता है। ये हमारा आर्टिकल 21 कहता है। ठीक है। तो ये क्या कहता है हमारा आर्टिकल 21। तो अब देखिए, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो अधिकार है उसको अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 से रिलेट किया गया है। जो हमारे चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा है कि स्वच्छ स्थिर पर्यावरण के बिना जीवन और समानता के अधिकारों को पूरा महसूस नहीं किया जा सकता है। इसलिए स्वच्छ वातावरण उतना ही एसेंशियल है जितना हमारा जीवन। जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण अत्यंत आवश्यक है। देखिए, क्या हुआ है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जो हमारे सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की जो पीठ है, उन्होंने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 48A उसमें प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए देश के जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। देखिए, पर्यावरण की रक्षा जो आती है वो आर्टिकल 48A में आती है। और पर्यावरण के लिए जो देखिए जो पर्यावरण के लिए जो एक्ट है, अधिनियम है, वो 1986 में बना था। ठीक है। जो पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो ये किस में आता है? आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 48A में। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 51A का जो खंड जी है, देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में जरूर लगेगा ऐसा क्वेश्चन। ये कहता है अनुच्छेद 51 के खंड जी में कहा गया है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह क्या करे। देखिए, ध्यान से सुनिए, क्या करना है उसे? जंगल, झील, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, सुधार करे और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। देख लीजिए, ये हमारे कर्तव्य हैं। यदि हमें स्वच्छ वातावरण, हमें स्वच्छ वायु चाहिए जीने के लिए, तो हमें जंगल, झीलें, नदियां, वन्य जीव सहित जितना जो प्राकृतिक वातावरण है उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, उसका सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज की। देखिए, क्लाइमेट चेंज के लिए जो हमारी रिपोर्ट 2023 जारी की गई थी, उसमें पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं। जानते हो क्यों? ये पहले 3 स्थान 2023 में इसलिए खाली रखे गए हैं क्योंकि विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो क्लाइमेट चेंज के प्रति इतना कार्य कर रहा हो कि उसे फर्स्ट रैंक दे दी जाए। यानी कि हर कोई कार्बन डाइऑक्साइड का, हर कोई ऐसी ऐसी गैसें हर देश रिलीज कर रहा है, लेकिन कोई भी क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत बेहतर काम नहीं कर रहा है कि उसे प्रथम रैंक पर रखा जाए, द्वितीय या तृतीय। इसलिए ये सब देखते हुए ये शुरू के जो 3 स्थान है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों को खाली रखा गया है। ये किसी को नहीं दिए गए हैं। बात करते हैं, 4th नंबर पे दिया गया है डेनमार्क को, 5th नंबर पे दिया गया है स्वीडन को, 6th नंबर दिया गया है चिली को। पहले 3 स्थान खाली छोड़कर जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो हमारी इंडेक्स आती है, ये इंडेक्स जो है 2023 की है। ये बताती है कि पहले 3 स्थान खाली हैं। 4th पर हमारा डेनमार्क आता है। बात करें तो सबसे ऊपर डेनमार्क ही हुआ, फिर स्वीडन है, फिर चिली है और इसमें इंडिया का जो स्थान है
वो 8वां है। हालांकि इंडिया ने क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत बेहतर सुधार किए हैं, इंडिया ने बहुत बेहतर प्रयत्न किए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है, ग्राफर गंगू रामसे का हाल ही में निधन हो गया, ये किस किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताइए ये किससे संबंधित थे? ये सिनेमा से संबंधित थे। देखिए ये फिल्म निर्माता थे, निदेशक थे और मशहूर सिनेमेटोग्राफ थे। गंगू रामसे इनका पूरा नाम था। 7 अप्रैल को इनका निधन हो गया है। और देखिए इन्होंने क्या किया, 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। एक बार फिल्में देख लेते हैं, हो सकता है इनमें से कोई सी ना कोई सी आपने अवश्य देखी होगी। वीराना, पुराना मंदिर, बंद दरवाजा, 2 गज जमीन के नीचे, सामरी, तहखाना, पुरानी हवेली जैसी हॉरर फिल्में इन्होंने बनाई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चाबहार पोर्ट के बाद भारत के नियंत्रण में संचालित होने वाला दूसरा विदेशी बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए एक तो विदेशी बंदरगाह भारत के पास चाबहार पोर्ट है। चाबहार की बात कर लेते हैं। तो देखिए चाबहार ये रहा। बात करें यहाँ है, देखिए 1 मिनट रुकिए, आपको एग्जैक्ट दिखा देती हूँ। चाबहार कहाँ है? देखिए यहाँ है चाबहार। ठीक है। अच्छा तो और दूसरा कौन सा है? दूसरा है सितवे। अच्छा तो चाबहार की बात कर लेते हैं। देखिए ये मुंबई है और मुंबई से ये है हमारा चाबहार, ये डिस्टेंस है देखिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जो विदेश मंत्रालय है उसने म्यांमार के जो रखाइन प्रांत में कालादान नदी है, नदी का ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी? रखाइन प्रांत की कलादान नदी है, उस पर स्थित है ये सितवे बंदरगाह। उसके पूरे संचालन को संभालने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई है? इंडिया को। ठीक है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल यानी आईपीजीएल का ये प्रस्ताव था, इसको मंजूरी मिल गई है। बात करते हैं सितवे बंदरगाह की। तो देखिए ये रहा सितवे पोर्ट, ये म्यांमार का पोर्ट है और ये हमारा इंडिया है। ये रहा, ये बांग्लादेश है। यहाँ यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, हुगली ये से। चलिए सितवे के बारे में देख लेते हैं। जो सितवे बंदरगाह है उसका विकास भारत और म्यांमार के बीच हस्ताक्षरित क्या है? कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना, ये इसका एक हिस्सा है। कलादान नदी पर बनने वाली जो मल्टी मॉडल ट्रांजिट कनेक्टिविटी परियोजना है, उसके तहत म्यांमार के सितवे बंदरगाह को भारत के मिजोरम से जोड़ा जाएगा। कहाँ से जोड़ा जाएगा? मिजोरम से। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सितवे पोर्ट बन रहा है ये किस भारत के किस राज्य से जोड़ा जाएगा? ये किससे जोड़ा जाएगा? तो मिजोरम से जोड़ा जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है ये किस परियोजना का हिस्सा है? तो ये किस परियोजना का है? कलादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना का ये हिस्सा है। किस नदी पर बन रहा है? ये बन रहा है कलादान नदी पर। तो इससे कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं, भारत ने इस बंदरगाह के निर्माण के लिए म्यांमार को $500 मिलियन का अनुदान दिया था। ठीक है, देखिए कलादान प्रोजेक्ट है क्या एक्चुअल में? ये जो प्रोजेक्ट है कलादान मल्टीमॉडल जो परियोजना है, ये कोलकाता बंदरगाह को समुद्र के रास्ते म्यांमार के सितवे से जोड़ती है। ये हमारा मेन प्रोजेक्ट है बस। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस देश में स्थित है? तो देखिए जो जैपोरिजिया प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट, ये यूक्रेन में है। एक्चुअल में ये ध्वस्त हो गया है, इसमें इस पर बमबारी हुई है, तो इसलिए इस ये न्यूज में है। तो देखिए ये कहाँ है? ये यूक्रेन में है। मैप में देख लेते हैं, ये यूक्रेन है, ये रशिया है, रशिया के ये बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी, रोमानिया, ये मालदीव घिरा हुआ है चारों तरफ इस इनसे। ये इधर ब्लैक सागर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है IAEA के प्रमुख जो हैं वो हैं राफेल मारियानो ग्रासी। उन्होंने बताया कि जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट जो है इसके मेन रिएक्टर कंटेनमेंट स्ट्रक्चर का कम से कम 3 इस पर डायरेक्ट अटैक हुए हैं। एजेंसी ने बताया कि जो जैपोरिजिया प्लांट के 6 न्यूक्लियर प्लांट है रिएक्टर, उसमें से एक ड्रोन अटैक से एक बड़ी दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। देखिए ये जो वॉर है ये कुछ ना कुछ तो करके ही रहेगा। देख लेते हैं कि इस प्लांट में क्या है, 6 परमाणु रिएक्टर्स हैं जो यूरोप में सबसे बड़ा है, दुनिया में ये 9वें नंबर पर सबसे बड़ा प्लांट है और इतने बड़े प्लांट पर अटैक हो गया है। देख लेते हैं, यूक्रेन का जो कुल विद्युत उत्पादन का 20% है और न्यूक्लियर पावर का 40% इसी न्यूक्लियर प्लांट से आता है। अब देखिए कितना बड़ा पावर प्लांट था ये। विद्युत उत्पादन का 20% और न्यूक्लियर पावर का 40% आता था इससे।
कितनी बड़ी बात है, 5700 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है इस प्लांट की। देखिए कितनी बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है, ये क्या है? IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है ये एक स्वायत्त विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत के सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाता है? देखिए मैं आपको बता दूं, भारत जब भी कोई चीज विश्व में पहली हो, इंडिया में पहली हो, महिलाओं में प्रथम हो, उन्हें आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पेपर में जरूर पूछी जाएगी। ये तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मोंटे कार्लो जो मास्टर्स टूर्नामेंट का आयोजन है फ्रांस में किया जाता है। एक बार देख लेते हैं। इन्होंने क्या हुआ कि इटली के जो 35वीं रैंक वाले मोटेओ अर्नाल्डी हैं, सुमित नागल ने उन्हें हराया है। ठीक है, तो क्या है वह? विजय अमृतयाज 1977, रमेश कृष्णन 1982 के बाद मोंटे कार्लो में मुख्य ड्रा में शामिल होने वाले केवल तीसरे भारतीय हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखिएगा। क्या है वह? क्ले पर मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय एकल खिलाड़ी बन गए हैं। सुमित नागल एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, वर्तमान में नंबर 1 रैंक वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। इंडिया में इनकी फिलहाल नंबर 1 रैंक है सुमित नागल की। आगे देख लेते हैं, मोंटे कार्लो मास्टर्स के बारे में देख लेते हैं। यह क्या है? पुरुष पेशेवर खिलाड़ियों के लिए एक वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है, फ्रांस में आयोजित होता है। एटीपी टूर पर नो एटीपी टूर मास्टर्स 1000 कार्यक्रमों का ये एक हिस्सा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए ये किया जा रहा है चाइना में। इसके बारे में देख लेते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के निंगबो में 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ? निंगबो। निंगबो में कहा? ये जिम्नेजियम जो है निंगबो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का 41वां संस्करण है, 41। इसका आयोजन 2023 में कहाँ हुआ था? 2023 में दुबई में हुआ था और 2025 में ये चाइना में ही किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस हर वर्ष 10 अप्रैल को किसकी याद में मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस? 10 अप्रैल को। तो ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये एक्चुअल में सैमुअल हनीमैन की याद में मनाया जाता है। देखिए ये जर्मनी के थे। ठीक है, और जो होम्योपैथी के जो फादर हैं, होम्योपैथी के जो जनक हैं, वो किसे माना जाता है? वो इन्हें ही माना जाता है, सैमुअल हनीमैन को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि होम्योपैथी के जो जनक हैं वो कौन है? तो वो कौन है? सैमुअल हनीमैन। और सैमुअल हनीमैन की स्मृति में ही 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 16वें वित्त आयोग का सदस्य है? कौन है? किसको बनाया गया है? मनोज पांडे जी को। एक बार देख लेते हैं। मनोज पांडे जी को क्या 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? निरंजन किसका स्थान लेंगे? ये राज्याध्यक्ष का, निरंजन राज्याध्यक्ष का। ये अर्थशास्त्री हैं, भारतीय स्टेट बैंक समूह के पूर्व आर्थिक सलाहकार थे। 16वां वित्त आयोग जो है 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। आगे देख लेते हैं अध्यक्ष कौन है इसके। ये हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। अजय नारायण की बात कर लेते हैं। अजय नारायण झा जो है पूर्व व्यय सचिव हैं केंद्रीय वित्त मंत्रालय के। आगे बात कर लेते हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू की, ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय में व्यय के पूर्व विशेष सचिव हैं। आगे बात कर लेते हैं 16 वित्त आयोग की सिफारिश की 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 2032 तक लागू रहेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चर्चा में रहा सुखना वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए जो सुखना है वो स्थित है चंडीगढ़ में। देखिए ये रहा, सुखना लेक भी यही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सुखना वन्यजीव अभयारण्य के आसपास क्या किया है? 1 किलोमीटर से 2.035 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन के रूप में लिस्टेड करने के लिए एक मसौदा जारी किया है।
क्या किया है दरअसल 25.98 वर्ग किलोमीटर में जो फैला है ये सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य चंडीगढ़ का, ये क्या है, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है और इसकी जो सीमाएं हैं ये हरियाणा और पंजाब दोनों में लगती हैं। तो जो सुखना जीव अभ्यारण्य है वन्य जीव अभ्यारण्य में 7 इनमें चीजों को लिस्टेड किया गया है, जिनमें देख लेते हैं पशु प्रजाति कौन कौन सी हैं। देखिए ये है तेंदुआ, भारतीय पेंगोलिन, क्या क्या है, तेंदुआ, भारतीय पेंगोलिन, सांभर, गोल्डन जैकल, किंग कोबरा, अजगर और मॉनिटर छिपकली। ये इनकी यहाँ इनका घर है। इन सातों को इनके लिए ये इनको लिस्टेड किया गया है इनको बचाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय वायुसेना ने अपनी कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली यानी VSHORAD वेरी शॉर्ट, ये बहुत शॉर्ट वाली एयर डिफेंस सिस्टम है की क्षमता को बढ़ाने के लिए IGIAS MANPADS का अधिग्रहण किया है। तो ये किस देश से किया है, तो देखिए ये किया है रशिया से। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय सेना ने क्या किया है, VSHORAD और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का अधिग्रहण कर लिया है। कहां से किया है, रूस से किया है। ठीक है, तो ये प्रणाली क्या है जिसमें 9M342 मिसाइल है, 9P522 लॉन्चिंग मैकेनिज्म है। देखिए ये थोड़ी आगे की चीज है, वैसे पेपर में पूछी नहीं जाती है, फिर भी आप एक बार नजर मार लें, वरना ये एग्जाम में पूछी नहीं जाती है क्योंकि ये थोड़ी हाई लेवल की चीजें हो जाती है। ठीक है, ये रशिया से लिया गया है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।